हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ठीक, स्वस्थ एवं मस्त होंगे दोस्तों। और आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी में भी लगे होंगे, क्योंकि अब तो बिहार का जो छठ पर्व था वो भी समाप्त हो गया है दोस्तों। तो पढ़ाई की तरफ अब आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो अष्टम पाठ है कर्मवीर कथा, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। और बहुत ही मजा आएगा जब आप इस कहानी को पढ़िएगा, जब आप इस कहानी को समझिएगा। तब दोस्तों क्या है इस कहानी में? कहानी में ये है, जाइएगा जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा मेरे इस वीडियो के द्वारा, तो दोस्तों मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोस्तों एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, चैप्टर की भूमिका क्या है। तो देखिए, इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। ये जो पाठ है दोस्तों, इसमें जो कहानी दिया गया है, दलित गांव में जो एक पुरुष है उसकी कहानी है। और उसकी क्या कहानी है? तो वह अपने उत्साह से, उत्साह का मतलब होता है अपने कर्म से, अपने आप को मेहनत करके, उसी को कहते हैं उत्साह। यानी उत्साह का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी काम को करने में बहुत मन लगना, आनंद लगना, ठीक ना, और उस काम को जोर शोर से करना। तो यही चीज है उत्साह। वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है, महान पद को प्राप्त करता है। बताइए क्या है? सोचिए कि दलित गांव का एक पुरुष है और अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करता है और महान पद प्राप्त करता है, और समाज में सभी जगह सत्कृत है। सत्कृत का मतलब होता है कि समाज में सभी जगह उसका पूछ है दोस्तों, ठीक ना। कथा में यह मूल्य स्थापित है कि निराशा न होवे। यही बात है कि इस कहानी के अंत में यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि आप कभी निराश नहीं होइए। उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। अगर आपके मन में जज्बा होगा दोस्तों, तो निश्चित है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा वह बढ़िया रिजल्ट से आप सभी लोग पास होंगे। तो दोस्तों, तो अभी आप लोग निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके साथ बहुत समय है, ठीक ना दोस्तों। अब उसके बाद यह किस दलित पुरुष की कहानी है, अब इसको हम लोग समझते हैं। ये तो पाठ का जो मेन भूमिका हुआ वो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या है, देखिए, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम का मतलब होता है कि वहां जाने के लिए रास्ता भी आपको नहीं मिले, यानी जाने के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े, वैसे वैसे क्षेत्र को कहते हैं दुर्गम क्षेत्र। और ये दुर्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? अपना बिहार राज्य में। और वह गांव कौन है? तो भीखन टोला नाम का एगो गांव है, ठीक ना दोस्तों। क्या है? भीखन टोला गांव नाम का एक गांव है। वहां के निवासी अति निर्धन, शिक्षा विहीन एवं कठोर जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। वहां जो भी लोग रहते हैं दोस्तों, वो निर्धन का मतलब होता है गरीब, और उसके बाद शिक्षा विहीन, यानी शिक्षा को नाम मात्र के, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई मन ही मतलब नहीं है, वैसे वैसे लोगों को कहते हैं शिक्षा विहीन। और कठोर जीवन का मतलब होता है कि हमारे जीवन में जितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम जीवन जिएंगे, वैसे वैसे जीवन को कहते हैं कठोर जीवन। यानी बहुत ही, कोई भी सामान, अगर आप दैनिक जीवन के लिए भी आपको सामान लाने जाना पड़ेगा तो बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ेगा, समय से आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत परेशानी होगा, वैसे वैसे जीवन को कहते हैं कठोर जीवन। तो वहां उस गांव में, यानी भीखन टोला गांव में जो भी लोग रहते हैं वह गरीब है, किसी के पास शिक्षा नहीं है और कठोर जीवन जीने वाला है। उनमें भी अब बताइए, जब यानी एक तरफ तो वो भीखन टोला गांव है वे करे, ऊपर से वहां जो भी लोग रहते हैं सारे के सारे निर्धन है। निर्धनों में भी नीच
लोगों के परिवार गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक ना दोस्तों, यानी उस निर्धन में भी कुछ नीच लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती है। ये कहानी जो मैं संस्कृत में है उसको मैंने हिंदी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक ना दोस्तों, ताकि इस कहानी को आप समझ जाइए और जो भी हिंदी क्वेश्चन का जवाब यानी जो भी हिंदी क्वेश्चन हो आप आराम से जवाब दे दीजिए। ठीक ना, तो झोपड़ी उसका टूटा हुआ है, सिर्फ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती है, वर्षा से नहीं करती है। यानी सिर्फ धूप से बचावा होता है, जब बारिश आती है तो उससे बचावा नहीं होता, यानी बारिश में सभी लोग भीगते हैं। अब बताइए इससे कठोर जीवन क्या होने वाला है। परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। देख रहे हैं कि ना, यानी भीखन टोला जो गांव है उस गांव में एक परिवार है। उस परिवार में क्या कौन कौन है? तो एगो घर के मालिक है, उसकी पत्नी है यानी दंपति, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, उनके पुत्र है और एक पुत्री है, पुत्री थी, यानी टोटल उस परिवार में 4 आदमी है। ठीक है, उस गांव से कोस भर मात्र दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। अब यानी वहां से जो गांव था भीखन टोला, वहां से 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया है। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार के प्रयासों के कारण अब सब जगह शिक्षा का अलख जग रहा है। तो दोस्तों वहां भी मतलब प्रशासन के सहयोग से एगो प्राथमिक विद्यालय खोला गया। अब जब प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा तो निश्चित है वहां टीचर लोग सब आएंगे, तो वहां भी एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। ठीक ना, जब वहां स्कूल खोला गया प्रशासन के द्वारा तो वहां ऐसे शिक्षक भेजे जो कैसे थे? तो नवीन दृष्टि यानी नया सोच रखने वाला। नवीन दृष्टि का मतलब होता है हमेशा नया सोच रखने वाला। उसके अंदर ये जज्बा थी कि हम अपने बदौलत किसी को कुछ बना दे, वैसे वैसे शिक्षक को नवीन दृष्टि सोच कहते हैं। ठीक ना, और सामाजिक समरसता, समाज के लोगों से भी काफी मिलजुल कर करके रहने वाले लोग। पक्षपाती यानी इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। ठीक ना, वैसे तो आप बहुत ऐसे कहानी पढ़े होंगे जिसमें बहुत सारे भेदभाव भी होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, क्या तो इस यानी इनके साथ भी भेदभाव होता था, क्योंकि अगर कोई हिंदू बच्चा इनके साथ बैठ जाता या अगर ये हिंदू बच्चे के साथ बैठ जाता तो जो स्कूल के शिक्षक होते हैं इनके ऊपर थोड़ा यानी कार्रवाई करते। तो यानी ऐसे ऐसे कहानी जो आप पढ़े होंगे उसको कहते हैं पक्षपाती। लेकिन यहाँ जो शिक्षक आए थे ये पक्षपाती नहीं थे, नवीन दृष्टि वाले और समाज में मिलजुल करके यानी समाज के प्रति उदार भाव दिखाने वाले शिक्षक आए। एक दिन भीखन टोला देखने आए। वे कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। ठीक ना दोस्तों, यानी एक दिन जो शिक्षक आए थे उस स्कूल में, उसको इच्छा हुई कि गांव जाते हैं भीखन टोला को देखने की आखिर में वो भीखन टोला गांव कैसा है। जब वहां जाता है तो एक बच्चा जो दलित रहता है उसको यानी खेल में मग्न रहता है। ठीक ना, अब गांव घर में तो खेलेगा तो कहाँ माटिए उटिए में न खेलेगा, तो खेल अपना मिट्टी उट्टी लहले उड़हले अपना खेल में मग्न था। जब उस बच्चे को देखा ना ये शिक्षक, तो आकर्षण इसके अंदर हो गया। जब आप भी अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जब आप एक शिक्षक बन जाइएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे कोई विद्यार्थी को देखिएगा तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है। ठीक ना, और आप उसके एक्टिविटी से पहचान जाइएगा कि ये आगे चल करके क्या करेगा, यानी अच्छा पढ़ाई करेगा कि खराब पढ़ाई करेगा। तो उसी प्रकार से वो जो शिक्षक भीखन टोला को कभी देखने गए थे तो वहां कोई बच्चा खेल रहा था जो दलित था।
वो मिट्टी में लहराया उड़ाया था। तो उसको जब देखा ना तो इसके अंदर कुछ जागृति हुई। क्या जागृति हुई कि जागृति इतना हुआ कि उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। अब बताइए, ऐसे ऐसे शिक्षकों को की तो समाज में भी जरूरत होती है। अब इतना अभिभूत हो गए कि उसको विद्यालय में बुला लिया। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति है। यानी शिक्षा जो है वह कर्म, कर्म का मतलब होता है काम की उत्तम गति है। यानी जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो आपका जो कर्म होगा उसके गति को भी बढ़ा देगा शिक्षा। ठीक ना दोस्तों, वही बात यहाँ कहा गया है कि शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति है, और बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित हो गया। ठीक ना, तो फिर देखते हैं आगे इसके बाद क्या है। इस शिक्षा कर्म की जीवन उत्तम गति है, यही न मान लिया कर्मवीर। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। देख रहे हैं कि ना, यानी उसके अपने मन में ये ठान लिया कि कर्म का जो, यानी कर्म के जीवन जो है उसके उत्तम गति कौन है, तो वो विद्या है। उसको मान लिया और निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। देख रहे हैं कि ना, वही टीचर जो इनको पहले पढ़ाए हुए थे। अब बताइए कि जब वो पढ़ने में मग्न हो गए, प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया उच्च विद्यालय में, यानी हाई स्कूल। पहले तो प्राथमिक में पढ़ता है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हाई में, फिर उसके बाद महाविद्यालय में। तो यही चीज होता है कि उसने जब महाविद्यालय में गया तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। और विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। गुरु के उपदेश से पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। देखिए, अब हम लोगों को या आप लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट को, यानी मैं सारे स्टूडेंटों को नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको छात्रवृत्ति का पैसा जब मिलता है तो मोबाइल खरीद लेता है। नहीं, आजकल तो मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन मोबाइल एक समय से आपको चाहिए, हर समय आपके पास मोबाइल नहीं चाहिए। आपके घर में आपके गार्जियन के मोबाइल से भी काम चल सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ जो दलित बच्चा था वो क्या किया, जो पढ़ रहा था, उसने क्या किया कि उसके पास, उसके पिता के पास तो उतना पैसा था नहीं, लेकिन सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति प्रदान किया गया उस छात्रवृत्ति से इन्होंने क्या किया कि महाविद्यालय में प्रवेश कर लिया, यानी वहां एडमिशन करा लिया। वहां भी गुरुओं का पित्र यानी प्रिय पात्र बनकर सतत पुस्तकालयों और अपने वर्ग में सावधान मन से अध्ययन में तत्पर रहा। देख रहे हैं कि ना, सभी विश्वविद्यालय में, सभी कॉलेज में, सभी स्कूलों में पुस्तकालय की व्यवस्था सरकारों के द्वारा है। लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने। कितना को तो ये भी मालूम नहीं कि पुस्तकालय है कहाँ। न कभी वो अपने प्रधानाचार्य से भी पूछने की कोशिश की है और न इस बात पर अमल भी। एक से एक प्रकाशन का और एक से एक जो लेखक प्रसिद्ध है उनका बुक सब पुस्तकालय में रखा रहता है। तो ये जो दलित स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, इनके पास भी तो इतना महंगा महंगा किताब खरीदने के लिए तो पैसा हो नहीं सकता है। तो देखिए इसने क्या किया कि जो पुस्तकालय था उसमें वहां भी सावधान मन से और अपने क्लास में भी अध्ययन करने लगा। महाविद्यालय में गया तो वहां भी गुरु जी का सबसे फेमस स्टूडेंट ये बन गया। दोस्तों देखिएगा, जो ये तेज स्टूडेंट रहता है अक्सर गुरु जी उसको बहुत प्यार करते हैं। ठीक ना, तो आप लोग भी तेज बन करके रहिए, आप लोगों को भी गुरु जी के द्वारा प्यार मिलेगा। तो इनको, यानी ये भी वहां गए थे, ये भी प्रिय पात्र बन गया। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। अब बताइए, अनेक प्रकार के विषयों को याद कर लिया। देखिए,
स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। यानी स्नातक ग्रेजुएशन जो इंटर के बाद होता है, अब तो 4 साल वाला हो गया है। अब बताइए उस टाइम में, जिन टाइम में ग्रेजुएशन करना सबके बस की बात नहीं थी, 8वें मैट्रिक करके लोग चला जाता था अपना दिन दुनिया में कमाने, और उस टाइम में देखिए ये दलित बालक कहां से कहां तक पहुंच गया, प्रथम स्थान, वो भी देखिए यानी महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया जब स्नातक के परीक्षा यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा हुई। और जैसे प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस महाविद्यालय का भी मान सम्मान बढ़ गया कि भाई इतना तेज स्टूडेंट कहां से उस विद्यालय में आ गया। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। नाम से अब स्पष्ट हो गया ना दोस्तों कि उस बालक का नाम क्या था, राम प्रवेश राम। और राम प्रवेश राम सही में यह दलित बालक था। और सब जगह चौक चौराहा कॉलेज का यानी महाविद्यालय का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां राम प्रवेश राम नाम आपको नहीं सुनाई पड़े, चाहे वह नगर हो, चाहे चौक चौराहा हो, चाहे महाविद्यालय का कोई भी कोना हो। ठीक है। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध हो गए। देखिए कौन इसके पिता को जानेगा, बताइए ना। जब तक कुछ अलग नहीं कीजिएगा, जब तक आपको कोई पहचान भी नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी कमा रहे हैं उससे कोई माने मतलब नहीं है लोगों को और न समाज के लोगों को। जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं, जब तक लोगों के नजर में नहीं आइएगा। तो बताइए इनके भी पिताजी को कोई नहीं जानता था, लेकिन देखिए जब इन्होंने विद्या की प्राप्ति कर लिया तो प्रसिद्ध हो गए और इनके पिताजी को भी सब जान गए। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। देश का जो सबसे टफ एग्जाम होता है वही है केंद्रीय लोक सेवा, जो सबके बसों की बात नहीं है, लेकिन राम प्रवेश राम वो करके दिखा दिया। ठीक है। अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान, बढ़िया रैंक प्राप्त किया। जब उसको साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो जब ये इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, पीएससी जिसको बोलते हैं केंद्रीय लोक सेवा, जो सबसे टफ देश का एग्जाम होता है, जब उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उनको तो जो समिति था इंटरव्यू का, इनको तो मालूम था कि यह किस स्तर से उठ करके आए हैं। तो इनका जो परिश्रम था, व्यापक ज्ञान यानी इनका जो परिश्रम था और यानी जो आर्थिक स्थिति था उससे खुश होकर के इनको शाबाशी दे रहा है जो समिति के सदस्य इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अब बताइए, अति प्रसन्न हुए। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि संकट काल में जो उन्होंने निर्णय लिया वह सभी के लिए आकर्षक है। हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि चाहे कितना भी संकट आ जाए, अगर मान लीजिए दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर आंधी आ जाता है, घर टूट जाता है, तो क्या हम दोबारा घर नहीं बनाते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं? संभव नहीं है। बताइए, यानी यही होता है संकट काल में। तो संकट काल में अपने निर्णय को बुद्धि से काम लिया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्षमता, प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अगर वो भी जो छात्रवृत्ति मिलता था, अगर उस छात्रवृत्ति को खा पी जाते तो फिर ये भी आज इस जगह पर राम प्रवेश राम नहीं होता। ठीक ना। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। ठीक ना। और बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। तो दोस्तों यही चीज कहा गया है, सत्य कहा गया है, परिश्रम व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है। यानी ये बात सत्य है
कि परिश्रम जो व्यक्ति होते हैं उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो परिश्रम व्यक्ति नहीं होते हैं उसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होता है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं कि अब तो आप कहानी अच्छे से समझ गए, राम प्रवेश राम कर्मवीर का था, ठीक है। और उसके बाद इसमें यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर दोस्तों आप कहानी समझ गए होंगे तो मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसका जवाब यानी जवाब अपने कॉपी में लिख करके रखिएगा दोस्तों। और मैं जब इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तब आप उस प्रश्न का जवाब अपने कॉपी से मिलाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे